अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में टाइम कितना लगता है दोस्तों? 1 सेकंड भी नहीं लगता। एजुकेशन कोड दोस्तों, टेस्ट में बहुत कम वक्त रह गया और एक टॉपिक, एजुकेशन कोड का टॉपिक, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं ये क्या है, इसके बारे में लेक्चर बनाएं। बहुत मुझे फोर्स किया गया एक तरह से, तो मजबूरन मुझे स्कूल रिकॉर्ड का जो टॉपिक था वो मुकम्मल किए बगैर एजुकेशन कोड पे आना पड़ा। खैर, इंशाल्लाह इन दिनों में आपके जो टॉपिक्स रहते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि एजुकेशन कोड इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जितने दूसरे टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन लोगों की तवज्जो एजुकेशन कोड ने ही खींची हुई है। दूसरे टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ मैथ एंड साइंस, ये रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके जो पेडागोजी के टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं। एजुकेशन कोड दोस्तों, कोड क्या होता है पहले इसको डिफाइन करते हैं। कोड इज़ अ सेट ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। दोस्तों, कोड क्या है? एक मजमूआ है। कोड क्या होता है? एक मजमूआ है। इस मजमूए में कवानीन, कवायद व ज़वाबित, कवायद व ज़वाबित का मजमूआ, कवानीन का या कवायद व ज़वाबित का मजमूआ है, ठीक है। और एजुकेशन कोड, एजुकेशन कोड से क्या मुराद है? एजुकेशन कोड एक तालीमी ज़ाब्ते को कहते हैं। तालीमी ज़ाब्ते को उर्दू में हम इसको कह सकते हैं, एजुकेशन कोड का मतलब है तालीमी ज़ाब्ता। एजुकेशन कोड है क्या? ये भी एक मजमूआ है। क्या है? मजमूआ। और ये मजमूआ किस चीज़ का है? कवायद और ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है। कवायद और ज़वाबित का मजमूआ है। और ये जो कवायद और ज़वाबित हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लागू होते हैं। एजुकेशन कोड के अंदर जो कवायद और ज़वाबित आ जाते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं और ख़ास तौर पर टीचर्स पर, और जो टीचर्स के एडमिनिस्ट्रेशन होती है जैसे हेड मास्टर्स वगैरह, उनके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है जी। तो एजुकेशन कोड असल में एक कवायद व ज़वाबित का मजमूआ है और उन कवायद व ज़वाबित की मदद से आप एक तालीमी अदारे को चलाते हैं और महकमा तालीम का हर मुलाजिम, ख़ास तौर पर टीचर, उन कवायद व ज़वाबित पर अमल करते हैं और उन पर लाजम होता है कि उन्हीं कवायद व ज़वाबित पर अमल करें। ठीक है जी। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि बाकायदा जो एजुकेशन कोड है वो मुझे नहीं मिला। ठीक है, बाकायदा एजुकेशन कोड जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। बहुत मैंने ढूंढा, यकीन करें। एक हमारे पंजाब का एजुकेशन कोड था, लेकिन यकीन करें ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया हूँ, ऑनलाइन कहीं पर भी, कहीं भी नहीं मुझे मिला। तो ये मैं अपनी एक आजिज़ी का आपके सामने इतराफ़ कर रहा हूँ। अलबत्ता अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक बुक है एलिमेंट्री स्कूल मैनेजमेंट, एलिमेंट्री स्कूल मैनेजमेंट, उसमें उन्होंने एक पूरा चैप्टर है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन पर पूरे का पूरा एक चैप्टर है और उसमें उन्होंने एजुकेशन कोड का भी पूरा जिक्र किया है। तो वहीं से मैं ये लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है जी। तो एजुकेशन कोड में क्या चीज़ें होती हैं? रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होती हैं। रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स के लिए उर्दू में लफ्ज़ कवायद और रेगुलेशंस के लिए ज़वाबित। ठीक है जी। चलते हैं, रूल्स क्या है? रूल्स असल में एक उसूल होते हैं। रूल्स असल में क्या है? उसूल, जिन उसूलों के ऊपर आपने चलते हुए काम करने हैं। ठीक है जी। रूल्स वो उसूल हैं, वो कवानीन हैं जिनके ऊपर चलते हुए आपने काम कर। रूल्स आपको बताते हैं कि ये आपका काम है और ये काम आपने कैसे करना है, जबकि
रेगुलेशंस क्या हैं? रेगुलेशंस हुक्मनामे होते हैं। रेगुलेशंस क्या होते हैं? हुक्मनामे, जो किसी बड़ी अथॉरिटी की तरफ से, एग्जेक्टिव अथॉरिटी की तरफ से, किसी गवर्नमेंट के बड़े अफसर की तरफ से, या आपके डिपार्टमेंट के हेड की तरफ से, ठीक है, आपको दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं रेगुलेशंस। ठीक है जी। रूल से मुराद वो कवानीन, वो कवायद, वो उसूल जिनके जो आपको बताते हैं कि आपने काम कैसे करना है। और रेगुलेशंस वो हुक्म होते हैं, वो हुक्मनामे होते हैं, वो आर्डर्स होते हैं जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं कि आपने ये काम करना है। रूल्स जो हैं वो तयशुदा होते हैं। रूल्स जो होते हैं वो तयशुदा होते हैं पहले से, उनमें चेंजिंग बहुत कम आती है। लेकिन जो रेगुलेशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। यानी आपको एक हुक्म आज दिया गया, कल उसी के दूसरा मुतबादल दूसरा हुक्म आपको दे दिया गया। तो ये था थोड़ा सा तारुफ एजुकेशन कोड का और इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं। रूल्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स रिगार्डिंग पेज एंड अलाउंसेस, कि महकमा तालीम में आपकी जो पे है उसके कवानीन क्या हैं, आपको जो तनख्वाह मिलेगी, आपको जो अलाउंसेस मिलेंगे, उस तनख्वाह और अलाउंसेस के रूल्स आपने जानने। पहला रूल है द पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल ऑफ द पोस्ट। आप जिस पोस्ट पर जा रहे हैं उस पोस्ट के लिए एक फिक्स पे होती है। हर पोस्ट के लिए उस पोस्ट के स्केल के मुताबिक फिक्स पे है। मसलन हमारे यहाँ ये आजकल बड़ा शोर पड़ा हुआ है, प्राइमरी टीचर जो हैं वो 7वें स्केल में होते हैं। तो 7वें स्केल की पे फिक्स्ड है, 8वें की फिक्स्ड है, 9वें की फिक्स्ड है। यानी हर स्केल के हिसाब से पे फिक्स्ड कर दी गई है। जब आप किसी पोस्ट पे अपॉइंट होंगे तो उस पोस्ट के स्केल के मुताबिक आपको पे दी जाएगी। दूसरा, सालाना आपकी तरक्की लगेगी, आपकी पे आपकी फिक्स्ड पे सालाना तरक्की लगेगी। ठीक है जी, सालाना इंक्रीमेंट लगेगा। और वो सालाना इंक्रीमेंट 1 दिसंबर को लगता है, 1 दिसंबर से लगता है, यानी 12वें महीने की पहली तारीख से लग जाता है आपकी पे पर इंक्रीमेंट, तरक्की। लेकिन उसकी एक शर्त है, उसकी एक शर्त यह है कि आपकी सर्विस 6 माह होनी चाहिए, कम अज़ कम 6 माह। अगर आपको जॉब करते हुए 6 माह हो गए और दिसंबर आ गया है तो आपकी तरक्की लग जाएगी। और अगर आपको जॉब करते हुए अभी 2 3 4 माह हुए और दिसंबर आ गया है तो उस साल आपकी तरक्की नहीं लगेगी। ठीक है जी। तीसरा रूल ये है कि जो नॉन गजेटेड होते हैं एम्प्लॉय, नॉन गजेटेड मुलाजमीन, 16वें स्केल से कम स्केल के जो मुलाजमीन होते हैं, गैर जरीदा मुलाजमीन उनको कहते हैं 16वें स्केल से। कहीं पे मैं गलती ना कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कोई कानून का तालिब इल्म हूँ नहीं को, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ में थोड़ी गलती हो सकती है। तो नॉन गजेटेड गैर जरीदा यानी 16वें स्केल से जो कम स्केल हैं, 15वां 14वां 13वां, इन स्केल्स के जो मुलाजमीन होते हैं इनकी पे जो है, इनकी पे, इनके स्केल्स, इनकी एनुअल इंक्रीमेंट, ये उनके अपने डिपार्टमेंट का ऑफिस करता है। उनके अपने डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होता है, डीईओ ऑफिस या एईओ ऑफिस, ये करते हैं। ठीक है। जबकि जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, और दूसरी बात मैं बताने वाला था, द पे फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ स्केल्स ओनली इज़ कैरीड आउट बाय कंसर्न्ड अकाउंट ऑफिस। पे की जो फिक्सेशन होती है, यानी एक स्केल के लिए कितनी पे फिक्स करनी है और स्केल्स को रिवाइज करना है, यानी स्केल्स में कोई तब्दीली लानी है, उनकी पेज में तब्दीली लानी है, ये काम अकाउंट ऑफिस करता है, एजी ऑफिस करता है। आपको पता है आजकल उसाता की एक तहरीक चल रही है कि हमारे स्केल्स को अपग्रेड किया जाए। तो महकमा तालीम स्केल्स को अपग्रेड नहीं कर सकता। अपग्रेड कौन करेगा? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है जी। तो पे इज़ फिक्स्ड ऑन द नेक्स्ट। अब जब तरक्की होगी आपकी, जब आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगी और आप नए स्केल में जाएंगे, तब भी आपकी पे फिक्स की आप जाएगी, यानी आपको उस स्केल की फिक्स पे शामिल कर दी जाएगी आपकी पे में। समझ आई है आपको?
ये एक छोटी सी बात है कि मूव ओवर टू द नेक्स्ट हायर पे स्केल। अगर आप 15वें स्केल से 16वें स्केल में जा रहे हैं तो दोबारा आपकी पे फिक्स कर दी जाती है 16वें स्केल के मुताबिक। ठीक है जी। अब ग्रेडेशन ऑफ पोस्ट अलॉन्ग विद इट्स कंपोनेंट। अगर कोई पोस्ट अपग्रेड हो गई है, यानी कि एक पोस्ट पहले 7वें स्केल में थी और वो 14वें स्केल में चली गई, तो अब उसकी पे दोबारा फिक्स की जाएगी 14वें स्केल के मुताबिक। ठीक है जी। अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है तब भी आपकी जो पे होगी वो फिक्स की जाएगी। ठीक है जी। और बाकी छोटी मोटी बातें उन पे और ये समझ गए होंगे आप। अब सर्विस वेरिफिकेशन साल में सालाना बुनियाद पर टीचरों की सर्विस वेरिफिकेशन की जाती है, मुलाजमीन की सर्विस वेरिफिकेशन की जाती है। यानी कि उनकी जो सर्विस बुक होती है, उनके पास एक सर्विस, हर टीचर की अपनी सर्विस बुक होती है जो उसे अपने डिपार्टमेंट से बनवानी पड़ती है, लिखवानी पड़ती है। उसमें आपकी सर्विस बुक में आपकी सारी की सारी जो होती है ना अपॉइंटमेंट्स, आपके तबादला कब हुआ, अपॉइंटमेंट कब हुई, क्यों हुई अपॉइंटमेंट, कैसे हुई, ये सारा कुछ उस सर्विस बुक में लिखा होता है। तो यानी आपकी सर्विस, आपकी जो मुलाजमत है उसका रिकॉर्ड जो है वो सर्विस बुक में होता है। तो सालाना की बुनियाद पर आपकी जो सर्विस बुक होगी उसमें आपकी सर्विस की वेरिफिकेशन की जाएगी कि ये लिखा जाएगा कि इस बंदे को इतना, ये इस दिन अपॉइंट हुआ था और अभी इसको इतना अरसा हो गया है अपॉइंट हुए। और जो आपकी तरक्की होगी वो भी लिखी जाएगी आपकी सर्विस बुक में कि इसके पे में इतनी इंक्रीमेंट हो चुकी है। ठीक है जी। और छठा और आखिरी रूल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये पे के रूल्स कि जॉइनिंग टाइम अकाउंट फॉर द इंक्रीमेंट इन द पोस्ट, सेम पोस्ट, द पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग विल आल्सो। अच्छा, इंक्रीमेंट आपका लगता है जॉइनिंग टाइम से। ठीक है, वो मैंने पीछे आपको बात बताई कि अगर आपने ज्वाइन किया है और आपको सर्विस करते हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ तो फिर आपका सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, यानी 6 माह से कम अरसा। लेकिन ज्वाइनिंग टाइम से आपके इंक्रीमेंट लगना शुरू हो जाते हैं, जो दूसरे इंक्रीमेंट्स होते हैं, दूसरे अलाउंसेस होते हैं, वो आपके ज्वाइनिंग टाइम से लगना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। आपने जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है वो भी आपने की है तो भाई उसका भी आपको फ़ायदा होगा, इंक्रीमेंट आपके लगेंगे। हमारे यहाँ एक शर्त रखी गई थी कि आप तभी कंफर्म होंगे। ठीक है, आजमाइशी बुनियाद पर टीचर को भर्ती किया गया था और ये शर्त थी कि 2 साल के बाद आपको कंफर्म किया जाएगा। और साथ ही ये शर्त थी कि आपने इंडक्शन ट्रेनिंग पास करनी है। अगर आप पास करेंगे तो आप कंफर्म होंगे, नहीं तो आप फारिग हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें। लीव रूल्स, यानी आप एक अदारे के मुलाजम हैं और आप मुलाजमत कर रहे हैं और मुलाजमत करने के दौरान आपको छुट्टियां भी करनी पड़ सकती हैं, कोई मसाइल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको छुट्टियां भी करनी होती हैं। और उन छुट्टियों को रेगुलेट करने के लिए, यानी हर कोई ऐसे ही छुट्टियां ना करता रहे, बाकायदा लीव रूल्स बना दिए गए हैं। छुट्टी करने के कावानीन, छुट्टी के कावानीन बना दिए गए हैं। जो सबसे अहम छुट्टी जो करते हैं उसको हम कहते हैं कैजुअल लीव्स। कैजुअल लीव्स सबसे अहम छुट्टी, इसको उर्दू में कहते हैं रुखसत इत्तफाकिया। ये कोई बाकायदा छुट्टी नहीं होती। मैं ये बता दूं कि आप स्कूल में छुट्टी कर देते हैं, किसी आपको कोई मसला हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, अल्लाह ना करे कोई काम पड़ गया, तो अब आप स्कूल से छुट्टी कर देते हैं। ये जो छुट्टी होगी इसको हम कहेंगे रुखसत इत्तफाकिया, कैजुअल लीव। अच्छा, आपने छुट्टी कर दी लेकिन आप ड्यूटी पर हैं, आप सर्विस से खारिज नहीं हैं, आप सर्विस से खारिज नहीं हैं, आप छुट्टी पर हैं। ठीक है, आप उस वक्त भी ऑन ड्यूटी होंगे। समझ आई है जी आपको? तो ये एक कैजुअल लीव है जो आपको मिलती है। अब मैं आपको बताऊं, एक माह में अमूमन हमें 2 छुट्टियां अलाउ होती हैं। ठीक है, आप एक माह में 2 छुट्टियां कैजुअल लीव करें, इस तरह 12 माह में 24। लेकिन जो फेडरल की जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनमें ये 20 दिन, आप 20 दिन साल में 20 दिन, पूरे साल में आप 20 कैजुअल लीव्स कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, जैसे कि हमारी आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में हमें पूरे साल में
हम 25 छुट्टियां कर सकते हैं, 25 कैजुअल लीव कर सकते हैं, 25 रुखसत इत्तफाकिया कर सकते हैं। और ये लीव, इन लीव्स का आपकी पे आपके अलाउंसेस पे कोई असर नहीं पड़ता। समझ आई है? आप ड्यूटी पे हैं, आप ऑन ड्यूटी हैं, बस आपने थोड़ी देर, आपको किसी मसला हो गया तो आप स्कूल नहीं आ सके, ठीक है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं कैजुअल लीव। ठीक है जी। पूरे साल में कितनी कैजुअल लीव्स हैं आपको अलाउ? 25। अब इनके रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आपकी कैजुअल लीव आप 25 की 25 इकट्ठी नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक बार में 10 कैजुअल लीव्स इकट्ठी कर सकते हैं साल में। समझ आइए? कैजुअल लीव शुड नॉट ऑर्डिनरीली एक्सीड 10 days at a time and 25 days during any one calendar year। पूरे साल में तो आप 25 छुट्टियां कर सकते हैं, 25 से ज़्यादा नहीं कर सकते कैजुअल लीव्स। और और आप एक बार में इकट्ठे 10 कैजुअल लीव्स ले सकते हैं, 10 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है जी, आम हालात में। लेकिन अगर कोई मसला है बहुत बड़ा और हालात ज़्यादा संगीन हैं, तो आपकी जो अथॉरिटी, आपका जो हेडमास्टर है या डीईओ है या जो आपका अदारे का सरबराह है, वो आपको 15 छुट्टियां भी दे सकता है इकट्ठे। 15, 25 में से 15 आपको इकट्ठे दे सकता है, बशर्त ये कि आपकी कोई बचती हूँ। आपकी मसलन अगर आप 20 छुट्टियां कर चुके हैं, रहती हैं आपकी 5, तो आपको फिर 5 ही मिलेंगी, 15 नहीं मिल सकेंगी, ठीक है जी। तो आम हालात में आप एक बार में इकट्ठे ही 10 छुट्टियां ले सकते हैं। ख़ास हालात में आप 15 छुट्टियां तक ले सकते हैं कैजुअल लीव अकाउंट में से। और कैजुअल लीव्स जो हैं वो हमेशा जुम्मे और पब्लिक हॉलीडेज़ के साथ मिला कर दी जाती हैं, ठीक है। यानी कैजुअल लीव्स जो आपकी पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, मतलब हमारी अब हॉलीडे फ्राइडे को नहीं होती, अब हमारी हॉलीडे होती है संडे को, तो संडे भी शामिल होगा कैजुअल लीव में। ये मैं बता दूं कि अगर आप कैजुअल लीव करते हैं हफ्ते को और आगे आ जाता है इतवार और सोमवार को हाज़िर हो जाते हैं, तो आपकी एक छुट्टी हुई हफ्ते की, ठीक है जी, इतवार काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हफ्ते को छुट्टी की, इतवार को तो होती ही छुट्टी है, और आपने सोमवार को भी कैजुअल लीव कर दी, तो आपकी 3 कैजुअल लीव्स हो जाएंगी। द पब्लिक हॉलीडेज सैंडविच बिटवीन द कैजुअल लीव शैल बी डेबिटेड टू द कैजुअल लीव अकाउंट। मतलब आपने कैजुअल लीव्स ली और कैजुअल लीव्स के दौरान आपकी जो इतवार की छुट्टी है, जो आम अवामी छुट्टी है, वो भी आ गई, तो वो भी काउंट की जाएगी, ठीक है जी। ये मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस से कैजुअल लीव्स के। और एक ख़ास बात बता दूं, ठीक है, वो ख़ास बात क्या कि ये आपका हक नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको ये बताया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ने आपको बताया कि कैजुअल लीव आपका हक नहीं है, ये आपका राइट नहीं है, ये गवर्नमेंट ने आपको एजाज़ के तौर पर दी है। आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई परेशानी हो सकती है, आपको कोई मसला हो सकता है, तभी आप ये कैजुअल लीव करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट ये क्या इनकरेज करती है कि आप हाजिर हूँ, ड्यूटी पे जाएं, ठीक है जी। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू स्पेसिफाई द रीज़न। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रीज़न भी बयान करें, कैजुअल लीव आपको मिलेगी। लीव अप्लाइड फॉर ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड। ये एक रूल है कि अगर मेडिकल सर्टिफिकेट कोई लेके आ जाता है, बीमार है, तो आप कभी उसको इनकार नहीं करेंगे। इफ़ अ सिविल सर्वेंट इज़ रिकॉर्ड फ्रॉम लीव कंपल्सरीली, ही मे बी ग्रांटेड अ सिंगल रिटर्न फेयर प्लस डेली अलाउंस। अगर एक बंदे ने छुट्टी ले ली और कोई गवर्नमेंट को कोई मसला हो गया, अदारे को कोई मसला हो गया और अदारे ने उस बंदे को बुला लिया, तो अदारा उसको जो है ना सिंगल रिटर्न फेयर, उसे किराया भी देगा, ठीक है, और डेली अलाउंस भी उसको मिलेगा, ठीक है जी। यानी वो बंदा छुट्टी पे है लेकिन अदारे ने फिर भी उसको बुला
लिया है किसी काम के लिए तो उसे मुआवजा मिलेगा। अ सिविल सर्वेंट में अप्लाई फॉर एनी टाइप ऑफ लीव विच इज़ ड्यू एंड एडमिसिबल टू हिम। अगर किसी बंदे की छुट्टियां ड्यू हैं, बचती हैं, तो उसको लाजमी मिलेंगी। वो अप्लाई करेगा तो उसको ज़रूर दी जाएंगी। When a post is abolished, leave due to the civil servant shall be granted without regard to the availability of a post for the period of leave। अगर कोई पोस्ट ख़त्म कर दी जाती है तो उस पोस्ट से जुड़ी हुई जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, वो उस सर्वेंट को ज़रूर दी जाएंगी। ठीक है जी। यानी एक पोस्ट ख़त्म करके उस सर्वेंट को किसी और पोस्ट पे लगा दिया, ठीक है, एक पोस्ट ख़त्म हो गई और उस सर्वेंट को, मिसाल इसमें देता हूँ, एक और मिसाल हो सकती है कि एक बंदा प्राइमरी टीचर था और उसने कोई 12-13 छुट्टियाँ उसकी रहती थी। अब वो प्राइमरी से सीनियर चला गया या जूनियर चला गया, तो दूसरी पोस्ट पे चला गया, तो उसकी छुट्टियाँ वो ख़त्म नहीं, उसने जो छुट्टियाँ की हैं वो उसको ज़रूर मिलेंगी। सिविल सर्वेंट ऑन लीव मे नॉट रिटर्न टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लीव ग्रांटेड टू हिम अनलेस ही इज़ परमिटेड। अगर एक सिविल सर्वेंट अपनी छुट्टियां लेके चला गया है तो वो उस वक्त तक बेशक वापस ना आए जब तक कि इसकी छुट्टियां ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर कोई मसला होता है तो गवर्नमेंट आपको वापस बुला सकती है, आपकी छुट्टी को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो ये थे लीव रूल्स दोस्तों। और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की और ये कैजुअल लीव्स के हमने रूल पढ़े। अब आपको थोड़ा सा मैं दूसरी छुट्टियों के बारे में बता दूं। लीव ऑन फुल पे, आप फुल पे 120 दिन की लीव ले सकते हैं साल में, 120 दिन की साल में, क्या पूरी सर्विस में मेरे ख्याल से। 120 ऑन डोमेस्टिक, घरेलू मामलात के ऊपर आपको 120 दिन की मिलेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट ले आएंगे तो 180 दिन की, और पूरी सर्विस में मेडिकल सर्टिफिकेट पे आपको 365 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है जी। लीव ऑन हाफ पे, हाफ पे आपको लीव मिल सकती है, और अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो 2 साल हाफ पे आप 2 साल छुट्टियां ले सकते हैं, और अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है तो आप हाफ पे 5 साल की छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है, और रिक्रिएशन लीव होती है कि साल में आपको 15 दिन रिक्रिएशन यानी सैर व तफरीह फ्रेश होने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है जी। और ये चीज़ इसी तरह रिक्रिएशन लीव हो गई। लीव नॉट ड्यू, आपकी अगर कोई छुट्टी बाकी नहीं रहती या आपका हक नहीं है लेकिन आप फिर भी छुट्टी ले सकते हैं। 90 डेज अप टू 5 ईयर्स सर्विस, अगर आपकी 5 साल की सर्विस हो गई है तो आप 90 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपकी ड्यू छुट्टियां नहीं हैं। और 365 डेज व्हेन सर्विस इज़ मोर देन 5 ईयर्स, अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो आप 365 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, लीव नॉट ड्यू। ठीक है जी। और ये हाफ पे भी अमूमन हाफ पे होती है। स्पेशल लीव, आपको स्पेशल लीव मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत का शोहर मर जाता है तो वो 130 दिन की उसे छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, 130 दिन की स्पेशल लीव उसे मिल सकती है। मैटरनिटी लीव, ये जो औरत है अगर उसको वो प्रेग्नेंट है अगर कोई, तो मैटरनिटी के लिए उसे 90 दिन की छुट्टी मिल सकती है, 90 दिन की। ठीक है जी। 45 दिन पहले, यानी कि प्रेगनेंसी ख़त्म होने से 45 दिन पहले और प्रेगनेंसी ख़त्म होने के 45 दिन बाद। ठीक है जी। और डिसेबिलिटी लीव आपको मिल सकती है अगर किसी सर्वेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल हो गया, तो 720 दिन की छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, पहले जो 180 दिन होंगे वो फुल पे होंगे और बाकी जो होंगे वो हाफ पे होंगे। लीव एक्स पाकिस्तान, ये हमारी लीव्स तो इसमें शामिल नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे।
और एक ख़ास लीव मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक और है LPR, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अगर कोई बंदा रिटायरमेंट होना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो रिटायरमेंट से पहले वो तकरीबन 365 दिन की, 1 साल की वो छुट्टी ले सकता है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि उसकी सर्विस 25 साल या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है जी। क्वारंटाइन लीव, ये तो पूछा जा सकता है आपसे, बड़ा क्वारंटाइन 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 का रोला पड़ा हुआ था, करंटीना। क्वारंटाइन लीव पहले से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में शामिल है। 21 से 30 दिन की क्वारंटाइन लीव होती है। 21 से, अगर कोई मसलन इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल गई, कोई वबाई मर्ज़ फैल गया, जैसे कोरोना फैल गया और किसी मुलाजम को कोरोना हो गया, तो उसे 21 से 30 दिन की क्वारंटाइन लीव मिल सकती है, जिसमें वो करंटीना में रहेगा, अलग थलग रह के। स्टडी लीव, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्टडी लीव कितनी है। आप पूरे साल में स्टडी लीव सिर्फ 2 साल की ले सकते हैं, अप टू 2 ईयर्स। पूरी सर्विस में आप स्टडी लीव सिर्फ 2 साल की, ठीक है। और ये याद रखें, ये हाफ पे भी मिल सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको विदाउट पे ये मिले, ठीक है। सर्विस आपकी ज़रूर इसमें काउंट होती है पेंशन के लिए और प्रमोशन के लिए। और अगर सर्विस आपकी 5 साल से कम है तो आपको स्टडी लीव हरगिज़ नहीं मिले। लेकिन अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो आप स्टडी लीव ले सकते हैं 2 साल की और जाके पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। दोस्तों, ये है आपका चैनल ब्रेन्स एकेडमी। मैंने कोशिश की कि आपको आइडिया हो जाए। टाइम चूँकि कम रहता है तो इसलिए मैं इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जा रहा, आपको बस एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। एजुकेशन कोड इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, 2 या 3, लेकिन फिर भी पढ़ना तो ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।